नमस्कार, स्वागत है आपका डेली न्यूज में। दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 6 महीने बंद रहने के बाद सोमवार से खुले स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की हुई उपस्थिति। सरकारी गाइडलाइंस का रखा गया पूरा ख्याल। दिघरा डकैती अपहरण मामले में लड़की के पिता समेत 150 लोगों पर हुआ मुकदमा दर्ज। पुलिस को गुमराह कर बवाल मचाने का लगा आरोप। और नए सिटी एसपी राजेश कुमार ने किया पदभार ग्रहण। अपराध पर नियंत्रण होगी पहली प्राथमिकता। शहरवासियों से की पुलिस को सहयोग करने की अपील। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में 6 महीने बंद रहने के बाद सोमवार से बिहार में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। हालांकि नियमित रूप से क्लासेस नहीं लगी। सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते हुए सोमवार से खुले स्कूलों में पहले दिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति बहुत कम रही। बिहार में कक्षा 9 से 12 तक के सभी स्कूल सोमवार से खुल तो गए, लेकिन बच्चों की उपस्थिति काफी कम देखी गई। सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते हुए बच्चों का स्क्रीनिंग कर विद्यालय में प्रवेश दिया गया। सभी बच्चे मास्क लगाकर क्लास में उपस्थित हुए। स्कूल में सैनिटाइजर सहित संक्रमण से बचाव के लिए सभी उपाय किए गए। 6 महीने बाद स्कूल पहुंचे बच्चे काफी उत्साहित दिखे। सभी ने एक स्वर में नियमित क्लासेस चलाने की बात कही। कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले तो हम लोग सावधानी व्यक्त किए। लॉकडाउन में घर पे थे और सैनिटाइज़र का यूज़ किए उससे बचने के लिए, और साबुन से हाथ धोते थे टाइम पे। और पढ़ाई के लिए हम लोग ऑनलाइन करते थे क्लास, जिससे हम लोग का पढ़ाई वेस्ट ना हो जाए और उससे टाइम पास भी हो जाता है। आज स्कूल आने का मौका मिला तो क्या क्या सावधानी बरत रही हैं यहाँ पे आने पे? मास्क लगा कर जाना चाहिए कोरोना से बचने के लिए, और साबुन और सोशल डिस्टेंस रहना चाहिए। एक मिनट। मन लग रहा था अभी जो लगातार लॉकडाउन था? नहीं, घर पे मन नहीं लग रहा था लॉकडाउन की वजह से। तो इच्छा तो कर रहा था कि स्कूल जाने की? जी, स्कूल जाने का इच्छा किया और अब खुशी हो रही है? जी, अब खुश है। हम कहेंगे कि स्कूल फिर से खुलना चाहिए, कोविड-19 ख़त्म हो जाए। ये मतलब है कि घर में रहते रहते मतलब कुछ दिनों से बहुत थक चुके और बोर हो चुके हैं, और उसके स्कूल कोचिंग खुल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और कोविड-19 जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। तो आप 6 महीने घर पे रही तो क्या कुछ हो रहा था? घर पे स्टडी हो रहा था, उसके बाद स्टडी के बाद सेल्फ डिफेंस भी हो रहा था कुछ, और उसके बाद अच्छे से पढ़े, अपने आप को समझे, अपनी पढ़ाई को समझे कि इतना दिनों में हम आखिर क्या पढ़े। उसके बाद सर से कांटेक्ट करके भी बात की फ़ोन पे। उसके बाद कॉल से व्हाट्सएप पे हम लोग क्वेश्चन भी पूछते थे मैथ में और पढ़ाई करते थे। आज कैसा फील आ रहा है? फील कर रही हैं यहाँ पे आई हो और क्या अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि जल्द से जल्द स्कूल खुल जाए, रेगुलर क्लास हो। आपको बता दें कि बिहार में 30 सितंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद है। हालांकि स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन के बाहर वर्ग 9 से 12 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। नियमित रूप से क्लासेस नहीं लगेंगी, लेकिन टीचर नियमित रूप से स्कूलों में उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थी किसी विषय पर शिक्षक से मार्गदर्शन लेने के लिए अभिभावक की अनुमति से स्कूल आ सकते हैं। चैपमैन स्कूल के प्राचार्य मदन चौधरी ने बताया कि क्लासरूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। अभी तक जो सूचना हमें प्राप्त है सरकारी स्तर पर, उसमें आज से छात्राएं 9 वर्ग से लेकर 12 तक 12वीं तक के छात्राओं को अपने अभिभावक के परामर्श आदेश से लिखित आना है और उनको क्लास में बैठाकर क्लास संचालित नहीं करवाना है, बल्कि किताबी समस्या यदि उनको है तो संबंधित शिक्षक से मिलकर अपनी समस्या को निदान करवाते हुए फिर घर चला जाना है। पहला दिन है आज, मेरा पहला दिन है। तो छात्राएं भी हैं। बच्चे को आना है यहाँ पे, इसका क्या गाइडलाइन है?
ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं है। क्लास का संचालन किसी भी परिस्थिति में न हो, ऐसा प्रशासन का आदेश है। क्या यहाँ पर एहतियातन बरता जा रहा है स्कूल प्रशासन द्वारा? जो कोरोना काल में चिकित्सीय परामर्श है या प्रशासन का परामर्श है, मैं अक्षरशः उसका पालन करवा रहा हूँ। छात्राओं को हमेशा सोशल डिस्टेंस पर मेंटेन करवा रहा हूँ, मास्क पर निगरानी रख रहा हूँ, आते आते उनको सैनिटाइज़र से हाथ पहले सैनिटाइज करवाता हूँ। और हमारे परिचारी जो है हमेशा सजग रहते हैं कि छात्राएं एक जगह इकट्ठा नहीं हो और एक दूसरे को कोई नुकसान ना हो, ऐसा हमेशा हम लोग ख्याल बनाए हुए हैं। साबुन भी रखे हुए हैं, समय समय पर छात्राएं उसका उपयोग करती हैं, हाथ धोती है। मिला जुला कर हम अपनी व्यवस्था से और छात्राओं के रहन सहन से संतुष्ट हैं। पिछले दिनों दिघरा डकैती और अपहरण मामले में काफी बवाल मचा था। मुजफ्फरपुर से पटना तक खलबली मची रही। लड़की की बरामदगी के बाद मामले की पूरी सच्चाई सामने आ गई। ना कोई डाका पड़ा था और ना ही लड़की का अपहरण हुआ था। लड़की अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। इस मामले में बवाल मचाने वाले नेताओं की अब शामत आ गई है। साथ ही पुलिस को गुमराह करने पर लड़की के पिता पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस ने कांग्रेस नेता धर्मवीर शुक्ला, जन अधिकार पार्टी के मुक्तेश्वर सिंह सहित 54 लोगों को नामजद करते हुए कुल 150 लोगों पर केस किया है। इन सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने, सड़क जाम करने और पुलिस के साथ हाथापाई करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि दिघरा मामला सामने आने पर लड़की की बरामदगी को लेकर ये सभी नेता हाईवे का यातायात बाधित कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। इसके साथ लड़की के पिता शंभू पांडे पर पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि एसएसपी जयंतकांत ने शुरू से ही बता दिया था कि डकैती की घटना नहीं हुई है। लड़की की बरामदगी के बाद पूरे मामले की सच्चाई भी सामने आ गई थी। सदर थाना के एसआई राजेश कुमार ने बताया कि इन लोगों पर तथ्य छिपाकर घर में डकैती होने और लड़की का अपहरण किए जाने का केस किया गया था, जो जांच में गलत पाया गया। दिघरा अपडेट ये है कि एक फॉल्स केस हुआ था जिसका अनुसंधान चल रहा है। उसमें रोड जाम कर दिया गया था, यातायात को बुरी तरह से प्रभावित किया गया था, जिससे बहुत सारे वाहन फंसे हुए थे जो ज़रूरी एम्बुलेंस वगैरह थे। तो उस पर कार्रवाई ये हुई है कि जो रोड जाम किए हुए थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने एक्शन लिया है और उन पर केस हुई है। टोटल 150 के आसपास में लोग थे और लगभग 53 या 54 जो हैं वो ज्ञात लोग हैं, बाकी अज्ञात हैं। अज्ञात लोग आगे टोटल कितने लोगों पर हुए? टोटल नेम्ड हैं ये आपके 54 हैं और 200 अज्ञात थे। लड़की के परिवार वाले भी शामिल है उसमें? हाँ, उसमें थे और कुछ वहाँ जो थे वो नेतागिरी टाइप के थे। बहुत सारे जो भोली भाली जानता है उनको बरगला करके लाना, रोड पर जाम करना, वो लोग थे। उनके विरुद्ध एक्शन हम लोग लेंगे। क्या कार्रवाई होगी आगे? कार्रवाई हो रही है, हम लोग छापामारी कर रहे हैं, अरेस्टिंग करेंगे, गिरफ्तारी होगी, जेल जाएंगे। जेल जाएंगे। इसमें सर लड़की के पेरेंट्स भी, गार्जियन, ये लड़की जो लड़की गैप थे उसके पेरेंट्स भी है ये वो उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे हम लोग, क्योंकि वो कानून को क्या कहते हैं, ये तथ्य छुपाकर वो काम किए हैं। ये अनुसंधान चल रहा है, ये अनुसंधान का विषय है। नए किसान अध्यादेश के खिलाफ विपक्षियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस कानून के खिलाफ सोमवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने कहा कि इस कानून का मकसद जमाखोरी चालू करना, मंडी खत्म करना और खेती को निजी कंपनियों के हाथों सौंपना है। अध्यादेश लागू होने पर व्यापारी कृषि उत्पाद खरीदकर जमाखोरी करके अपनी मनमर्जी से रेट तय करके बेचेंगे। इससे किसान और उपभोक्ता दोनों को नुकसान होगा। इसका एक ही उद्देश्य है कि कंपनियों को अधिक से अधिक लाभ हो। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस काले कानून को वापस लेने तक विरोध जारी रहेगा। वर्तमान समय में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संसद से जो कानून पास किया गया, किसान विरोधी कानून है, जो आज चाहे वो पंजाब हो या बिहार हो या हरियाणा हो, पूरी किसान दिल्ली कूच कर रही है और उनको बॉर्डरों पे रोकने का काम किया जा रहा है, उन पे लाठीचार्ज करने का काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं किसान हित में है, लेकिन अगर किसान हित में ये कानून है तो किसान फिर सड़कों पे क्यों है? किसान आत्महत्या नेताओं के घर के सामने क्यों कर रहे हैं? हम इससे मोदी जी से पूछना चाहते हैं। आज कृषि प्रधान देश, भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते, और कृषि एक ऐसी क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं,
कृषि पर आत्मनिर्भर रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे कृषि हैं जिनको आज MSP जो है या फिर दर जो है न्यूनतम दर है उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। किसानों से पूछने का काम क्या नहीं किया। किसान के विरोध में आज जो कानून ला रहे हैं किसान उससे सहमत नहीं है। आज जो भाजपा समर्थित केंद्रीय मंत्री है आज वो इस्तीफा दे रही है, चाहे पंजाब की हो चाहे कहीं की भी हो। क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? जो आपको समर्थित भाजपा की सरकार में है वो आपसे इस्तीफा दे रही है। इसलिए दे रही है कि किसान विरोधी ये कानून नहीं चलेगा, क्योंकि ये किसान के हित में नहीं है। कहीं ना कहीं किसान आज 10 आत्महत्या कर रहे होंगे प्रतिदिन, तो आने वाले समय 50-50 करेंगे तो फिर क्या नरेंद्र मोदी जी आप क्या जवाब देंगे किसान को? सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह को बक्सर का एसपी बनाए जाने के बाद सोमवार को मुजफ्फरपुर के नए सिटी एसपी राजेश कुमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सिटी एसपी ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता अपराध पर काबू पाना होगा। विशेष ड्राइव चलाकर अपराधियों को पकड़ने और किसी भी मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पब्लिक को राहत पहुंचाना होगा। हमारी सबसे पहले प्राथमिकता अपराध पर नियंत्रण होगा। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष ड्राइव चलाया जाएगा। जितने कांड हमारे आने से पूर्व हुए हैं, अनुद्वेदित हैं, उनका उद्भेदन का प्रयास किया जाएगा। जो भी घटनाएं घटेगी अविलंब त्वरित गति से उसका उद्भेदन की कोशिश की जाएगी। सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकर एक समीक्षा करेंगे। समीक्षा करके यहाँ अपराध की स्थिति, विधि व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे। तत्पश्चात एक रणनीति के तहत कार्रवाई शुरू होगी। अभी आने वाले समय में चुनाव भी होना है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्रवाई अपना प्रारंभ करेंगे ताकि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में सुनिश्चित कराया जा सके। सर, ड्रग्स का एक जोन बनता जा रहा है मुजफ्फरपुर, उसको लिए किस तरह से ड्राइव चलाया जाएगा पुलिस से? अभी एक घटना प्रकाश में आई हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई है और हमारे SIT टीम के सूचना के आधार पर मोतिहारी में भी गिरफ्तारी हुई है। उसमें गिरफ्तार लोगों से इंट्रोगेशन किया गया है। बहुत सारी सूचनाएं मिली है, उन सूचनाओं के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये रहेगी कि यहाँ पे जो भी ड्रग्स को लेकर के समस्याएं आई हैं, जो भी इसमें संलिप्त है, सभी को गिरफ्तार किया जा सके। मैसेज सर क्या है, कुछ आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? आज आपने प्रभाव लिया है यहाँ पे सिटी एसपी के रूप में, क्या कुछ मैसेज होगा, क्या कुछ अपील होगा मुजफ्फरपुर वासियों से? हमारी यही अपील रहेगी कि पुलिस को सहयोग करें। पुलिस भी उनका सहयोग करेगी। उनके सहयोग के लिए ही, उनके सुरक्षा व्यवस्था के लिए ही पुलिस है, लेकिन उनसे भी कुछ अपेक्षा पुलिस को होती है और हमारी अपेक्षा ये है कि वो हमारा सहयोग करेंगे और पुलिस पब्लिक मिल करके हम लोग काम करके इस मुजफ्फरपुर शहर को शांत और सौहार्दपूर्ण माहौल वाला शहर हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। इधर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन हर तरह से अलर्ट है। इन दिनों मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के जिलों में शराब और ड्रग्स मिलने से जहां उत्पाद विभाग और पुलिस परेशान है, वहां जिला प्रशासन इस पर अंकुश लगाने को लेकर काफ़ी गंभीर है। सोमवार को समाहरणालय में आयोजित बैठक में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने लगातार छापेमारी करने, विशेष जांच अभियान चलाकर लीकर जब्त करने और गाड़ियों की नीलामी करने सहित कई अन्य आवश्यक निर्देश उत्पाद विभाग को दिया। बैठक में उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आज की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उत्पाद विभाग से संबंधित बैठक की गई, जिसमें शराब के अभिनिष्टीकरण और शराब जब्ती के लिए लगातार छापामारी, लगातार चेकिंग, वाहनों की चेकिंग निरंतर होती रहे, इस तरह के सख्त निर्देश दिए गए उत्पाद अधीक्षक को। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले कई बैठकों में आयुक्त महोदय द्वारा भी या सरकार के द्वारा भी ये निर्देश दिया जाता रहा है। उप तालुक में विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनज़र यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विशेषकर लीकर जब्ती को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही साथ शराब का विनिष्टीकरण का प्रस्ताव भी बड़े पैमाने पर थानों से मांगा गया है
और गाड़ियों की नीलामी की भी बात कही गई है, जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं। इस तरह से बैठक जिलाधिकारी ने किया और उन्होंने आवश्यक निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। इसके साथ ही उनके भाई दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस भी बीमार चल रहे हैं। इन दोनों नेताओं के स्वस्थ होने की कामना करते हुए लोजपा और दलित सेना के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कंबाइंड बिल्डिंग स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मौके पर उपस्थित लोजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुधीर ओझा, युवा राष्ट्रीय सचिव उमाशंकर यादव सहित अन्य नेताओं ने कहा कि अपने नेताओं के स्वास्थ्य को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता काफी चिंतित हैं। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक एवं माननीय पशुपति कुमार पारस जी जो दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनकी तबीयत काफ़ी खराब है। ये हॉस्पिटल में भर्ती है। इनके स्वास्थ्य ठीक होने के लिए हम सारे मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ता सब लोग मिलके हनुमान जी से आग्रह किए, हनुमान जी के नज़दीक पूजा अर्चना किए हैं, जिनकी तबीयत जल्द से जल्द इनका ठीक हो जाए और स्वस्थ हो और लौटे। जी बताएं। आज हम लोग लोजपा दलित सेना के कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर जिला में हमारे राष्ट्रीय लोजपा के संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी, भारत सरकार केंद्रीय मंत्री एवं दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी का तबीयत अस्वस्थ है, वो अभी हॉस्पिटलाइज है। उनको स्वस्थ होने के लिए आज हम लोग लोजपा दलित सेना के कार्यकर्ता मुजफ्फरपुर बिहार में आज मंदिर परिसर में बजरंग बली से हम मनोकामना किए हैं। उनको स्वस्थ रहने के लिए, दोनों आदमी को स्वस्थ रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक केंद्रीय मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी के स्वास्थ्य जल्द ठीक हो, उसकी कामना दलित सेना और लोजपा जिला के पूरे मुजफ्फरपुर वासियों के हम लोग कार्यकर्ताओं ने मिलकर के माननीय हनुमान जी से आराधना किए हैं, पूजा अर्चना की है, प्रार्थना किए हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ करके उनको घर लौटाए दोनों आदमी को, ताकि हम सभी कार्यकर्ता आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर के लड़ने का कार्य करें। मनियारी को प्रखंड बनाए जाने की मांग करते हुए गरीब जनक्रांति पार्टी ने सोमवार को समरनालय में धरना दिया। धरना में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण ने कहा कि बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड कुढ़नी है, जिसके कारण पूर्वी क्षेत्र के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बड़ा प्रखंड होने के कारण समुचित विकास भी नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि मांग नहीं मानी गई तो आगे सड़कों पर उतरकर लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अमित कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या मांगे हैं आपकी? आज हम लोग मनियारी को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि मनियारी को प्रखंड बनाने के लिए इससे पूर्व 2012 में पहल किया गया था। उसके बाद उस मुद्दा को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा प्रखंड कुढ़नी प्रखंड है, जिसके कारण मनियारी के क्षेत्र का, पूर्वी क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। वहाँ के जो आम जनता है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, उनको प्रखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। वहाँ से कोई यातायात का सुविधा नहीं है और उन लोगों को जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब मनियारी को प्रखंड बनाने के लिए पहल किया जाए और मनियारी को प्रखंड बनाया जाए। राशन कार्ड धारियों की हो रही परेशानी को लेकर अखिल भारतीय अंबेडकर विकास समिति की ओर से सोमवार को समरनालय में धरना दिया गया। धरना में शामिल लोगों ने कहा कि एक कार्ड का घोटाला नहीं है, यह गरीबों की हकमारी कर रहे हैं। प्रशासन इस पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है। मौके पर समिति के अध्यक्ष अजय कुमार पटेल, अविनाश साई सहित कई लोग मौजूद रहे। आज देश के अंदर में जिस तरीके से 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं देने के ऊपर राजनीति हो रही है, वहीं 2014 से इन तमाम राशन कार्डधारी जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन आज तक इनको राशन तो नहीं ही मिला, राशन कार्ड का भी दर्शन नहीं हुआ। इसी बात को लेकर के बार बार ये लोग जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक भी इन्होंने आवेदन दिया है। यहाँ तक कि हर जगह जहां भी इनको समझ में आया वहां तक इन लोगों ने दौड़ने का काम किया, लेकिन इस भ्रष्ट तंत्र में इन्हें राशन नहीं मुहैया हुआ। यहाँ अभी भी ये लोग न्याय की गुहार के लिए आज इस
धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना को बैठे हैं अंबेडकर विकास समिति के बैनर तले। विभिन्न मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से मड़वन के शुभंकरपुर में लोक चेतना दल के नेता आमरण अनशन पर बैठे हैं। कई की स्थिति खराब होते जा रही अनशनकारियों के समर्थन में सोमवार को जिलाधिकारी के समक्ष धरना दिया गया। धरना में शामिल दल के महासचिव अनंत कुमार झा ने कहा कि अनशनकारी का स्वास्थ्य को देखते हुए कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। जिला प्रशासन से अनुरोध है कि मांग पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा दल के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। हम लोगों का अनशन का 7वां दिन है और अनशनकारी का शुद्धि नहीं लिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। तो आज हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से जिला प्रशासन को यह सचेत कर रहे हैं कि अगर हम लोगों के मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। हम लोगों के मांग है कि आवास सहायक रिंकी कुमारी जो अवैध वसूली कर रही थी, जिसका साक्ष्य हमने जिला प्रशासन को दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल आश्वासन पर हम लोग अनशन तोड़ने वाले में से नहीं है। जब तक भ्रष्टाचारियों पर और जांच पदाधिकारी जो वसुंधरा शेखर हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। अन्य मांग मीनापुर प्रखंड अंतर्गत ये बाढ़ राहत की राशि, जो मुआवजा की राशि है वो नहीं दिया जा रहा है। शौचालय योजना का लाभ गरीब लोगों को नहीं दिया जा रहा है। नल जल योजना का कार्य बाधित है, उनको अविलंब करवाया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते छोटी छोटी पार्टियां एक साथ मिलकर गठबंधन करने में जुट गई है। इसी क्रम में उत्तर बिहार की 5 क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर एक बिहार जन कल्याण मोर्चा बनाया है। सोमवार को मेडिकल स्थित डॉक्टर्स कॉलोनी में आयोजित प्रेस वार्ता में मोर्चा के अध्यक्ष संजय मिश्रा ने बताया कि यह मोर्चा उत्तर बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और आगे अन्य पार्टियों से गठबंधन होता है तो पूरे बिहार में इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी है। अजीत कुमार उर्फ लाला जी, इस गठबंधन जो एक मोर्चा बना है आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में देखते हुए बिहार जन कल्याण मोर्चा, इसका मैं संयोजक हूँ। जो पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां अलग अलग लड़ करके कुछ वोट इकट्ठा करती हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि इन वोटों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो हम इस चुनाव का परिणाम बदल सकते हैं और इसी प्रयास को आगे हम लोग प्रयोग के रूप में नहीं बल्कि एक परिणाम देने वाले कदम के रूप में उठाना है। 20/9/2020 को हम लोग नॉर्थ बिहार के 5 पार्टी एक जगह बैठ करके और विचार किए कि एक ऐसी गठबंधन बनाई जाए जिस गठबंधन से बिहार में रोजगार हो, बिहार की उन्नति हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो। और इसी गठबंधन के अनुसार और बहुत सारे पार्टी है जो लाइनअप है, जो इसमें आकर के हम लोग लगभग नॉर्थ बिहार के सभी सीटों पे 2020 बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। जिस गठबंधन का नाम रखा गया है बिहार जन कल्याण मोर्चा। इस मोर्चे के अंतर्गत अखिल भारतीय मिथिला पार्टी, युवा क्रांतिकारी पार्टी, गरीब जन क्रांति पार्टी, साथी और आपका फैसला पार्टी, जन मिथिला विकास पार्टी, फिलहाल इतने पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर सिग्नेचर करके और पेपर नोट बना लिए हैं। बाकी और जो पार्टी हैं वो भविष्य में इस गठबंधन में आएंगे, संपर्क में हैं। जब साउथ से भी टोटल आ जाएंगे तो हम लोगों का विचार है कि टोटल 243 सीट पे चुनाव लड़े। परंतु बहुत सारी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो हम लोग नॉर्थ बिहार में इसलिए करके पहले फेज में नॉर्थ बिहार की सभी पार्टियों को बुला करके और एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया है। अगले फेज में हम लोग को कल से ही काम स्टार्ट हो रहा है। जो साउथ में जितने छोटे छोटे पार्टी है इस सब को ला करके इस मोर्चा के अंदर सम्मिलित करके और एक बड़ा गठबंधन का इस मोर्चे का चेहरा कौन होगा? इस मोर्चे के लगभग चेहरा तो सभी पार्टी से एक एक लोग हैं। मेन चेहरा जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा
ये अभी अगले बैठक में बहुत जल्दी खुल के आएगा कि हाँ इस सब मतलब गठबंधन के अंदर में कौन सा चेहरा आएगा। अगर हो सके तो हम लोग आने वाले समय में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी घोषित करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अभी गठबंधन बनी है और गठबंधन में और पार्टी संपर्क किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।